हेलो बच्चों, आज हम लोग वितरण का मांग व पूर्ति सिद्धांत या वितरण का आधुनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पढ़ाया था। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में कुछ कठिनाइयाँ थी। हमने यह आलोचना था जैसे कि हम सीमांत उत्पादन को कैसे मापेंगे। यह सिद्धांत एक पक्षीय था। यह सिद्धांत केवल मांग पक्ष के बारे में वर्णन करता है और यह सिद्धांत अल्पकाल के बारे में व्याख्या नहीं करता था। यह सिद्धांत लॉन्ग रन में व्याख्या कर रहा है, दीर्घ काल में व्याख्या कर रहा था, जबकि वास्तविक समस्याएं तो अल्पकाल में ही होती है। वह सिद्धांत कुछ काल्पनिक मान्यताओं पर आधारित था, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, साधनों की पूर्ण गतिशीलता। तो इसीलिए वितरण का आधुनिक सिद्धांत हुआ कि इसमें अर्थशास्त्रियों ने यह बताया कि जिस तरह वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होता है, अर्थात उनकी मांग और पूर्ति द्वारा कीमत निर्धारित होती है, तो उसी प्रकार वितरण का आधुनिक सिद्धांत कहता है कि उत्पादन के साधनों का कीमत कैसा होगा, कितना होगा, यह उसकी मांग और पूर्ति के अनुसार निर्धारित होगा। अर्थात यदि साधन की मांग अधिक है तो साधन का पुरस्कार अधिक होगा, यदि साधन की मांग कम है तो उसका पुरस्कार कम होगा। ये सिंपल है कि वितरण का आधुनिक सिद्धांत यह कहता है कि उत्पत्ति के साधनों का पारिश्रमिक इन साधनों की मांग व पूर्ति के अनुसार निर्धारित होगी। जहां मांग और पूर्ति वक्र जहां एक दूसरे को काटेंगे, वहीं उस साधन का कीमत निर्धारित होगा, अर्थात उसका पुरस्कार या पारिश्रमिक निर्धारित होगा। उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उनकी मांग वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वस्तुओं की मांग पर। अर्थात जो उत्पादन के जो साधन है वो अपनी मांग के लिए वस्तु की मांग पर निर्भर है। वस्तु की मांग प्रत्यक्ष मांग होती है और साधन की मांग अप्रत्यक्ष मांग होती है। अर्थशास्त्र में अप्रत्यक्ष मांग को हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं या डिराइव्ड डिमांड कहते हैं या निकला हुआ मांग। कैसे निकलता है? वस्तु की मांग से निकलता है। यदि गाड़ियों की मांग होगी तो गाड़ियों को बनाने वाले इंजीनियर और टेक्नीशियन की डिमांड बढ़ जाएगी। यदि खजानों की डिमांड होगी तो कृषि मजदूरों की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि जो साधन की मांग होती है वो निर्भर करती है वस्तु की मांग पर। उसी प्रकार जैसे पूंजी हुआ, भूमि हुआ, ये सब वस्तु के मांग पर निर्भर है। तो आज हम पढ़ेंगे वितरण के आधुनिक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में दो पक्ष हैं, मांग और पूर्ति। तो पहले हम पढ़ेंगे मांग पक्ष। मांग क्या करता है? तो उत्पत्ति के साधनों के मांग पक्ष के लिए हमने श्रम का उदाहरण लिया है कि जो उत्पादन का साधन जो श्रम है, तो उसके अनुसार श्रम की कीमत कैसे निर्धारित होगी? तो श्रम की मांग और पूर्ति के अनुसार श्रम की मजदूरी निर्धारित होगी। जैसे श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, तो हम एक रेखा चित्र द्वारा इसको स्पष्ट किया है। एक अक्ष पर हमने श्रम की मांग को दिखाया है, वाई अक्ष पर मजदूरी को दिखाया है। तो इसका एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। अर्थात जब श्रम की मजदूरी अधिक होती है तो श्रम की मांग कम होती है, और जब श्रम की मजदूरी कम होगी तो श्रम की मांग अधिक होगी। अर्थात श्रम की मजदूरी और श्रम की मांग में विपरीत संबंध है। तो इसीलिए यह श्रम का मांग वक्र हो गया। श्रम का मांग वक्र। जैसे अगर ओपी मजदूरी है तो श्रम की मांग या श्रमिकों की मांग ओएन है। यदि मजदूरी घटकर OP1 हो जाए तो श्रम की मजदूरी बढ़कर ON1 हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि श्रम की मजदूरी और मांग में विपरीत संबंध है। तो ये उत्पत्ति के साधनों की मांग है, लेकिन हम उत्पत्ति के साधन में हम श्रम की मांग को लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पूंजी की भी मांग हो सकती है, या भूमि की मांग हो सकती है, या उद्यमियों की मांग भी हो सकती है। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए श्रम को लेकर समझा जा रहा है इस वितरण के आधुनिक सिद्धांत। और फिर श्रम की पूर्ति। श्रम की पूर्ति के लिए हम एक रेखा चित्र बनाए हैं। एक्स अक्ष पर श्रम की पूर्ति दिखाया जा रहा है और वाई अक्ष पर मजदूरी दिखाया जा रहा है, क्योंकि श्रम का पुरस्कार तो मजदूरी होता है। तो श्रमिकों को जितनी अधिक मजदूरी मिलती है उतनी अधिक श्रम की पूर्ति बढ़ती है। जैसे
यदि मजदूरी ओपी है तो श्रम की पूर्ति कितनी होगी? ON होगी। अगर श्रम की मजदूरी बढ़कर ओपी हो जाएगी तो श्रम की मजदूरी ON हो जाएगी। हम ओपी को OW भी मान सकते हैं, W मतलब वेजेस, वेज हो जाएगा। तो ये श्रम की पूर्ति और मजदूरी में क्या संबंध हुआ? सीधा संबंध हुआ। अर्थात जितनी अधिक मजदूरी बढ़ती है श्रमिकों की डिमांड और श्रमिकों की पूर्ति और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि श्रमिक और अधिक काम करना चाहता है, क्योंकि अधिक मजदूरी पर श्रमिक अपनी सेवाओं को बेचना चाहता है। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे श्रम की का पुरस्कार या श्रम की मजदूरी निर्धारित होंगे। तो इसके लिए दोनों तो रेखा चित्र है, इसको एक साथ मिला देंगे। श्रम की मजदूरी वहाँ निर्धारित होगी जहाँ श्रम की मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे को काटेंगे। इसके लिए हम एक तालिका बनाएंगे। श्रम की मांग और पूर्ति हो गया। रेखा चित्र द्वारा हम दिखाएंगे कि श्रम की मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। अर्थात इस बिंदु पर श्रम की जो मजदूरी होगी OW निर्धारित होगी, क्योंकि इस OW पर जितनी श्रम की मांग है उतनी श्रम की पूर्ति है। अर्थात जितना लोग इस मजदूरी को श्रम की मांग करने वाले देना चाहते हैं और इसी मजदूरी को श्रमिक लेना चाहते हैं, अर्थात दोनों ओर इस मजदूरी को लेने और देने को तैयार है। देने वाला भी तैयार है और लेने वाला भी तैयार है। इस पर OL श्रमिकों की मांग है और OL श्रमिकों की पूर्ति है। तो इस अर्थात श्रम की मजदूरी OW निर्धारित हुआ। अगर सपोज करिए यदि मान लीजिए श्रम की मजदूरी इस बिंदु पर हम देख रहे हैं, OW से OW1 हो गया, ये मान लीजिए P1 हो गया, P2 हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि श्रम की जो इस पर श्रम की मजदूरी कितनी हुई? OW1 हो गई और श्रम की पूर्ति कितनी हो गई? OP2 हो गई। यानी मजदूरी की तुलना इस मजदूरी पर OW1 पर श्रम की मांग घट जा रही है, ON1 और ON2 हो जा रही है। क्या हो रहा है? जब OW1 हो रहा है तो श्रमिकों की मांग कम हो जा रही है और श्रमिकों की पूर्ति क्या हो रही है? बढ़ जा रही है, क्योंकि अधिक मजदूरी पर श्रमिकों की मांग करने वाले क्या हो जाएंगे? वो कम हो जाएंगे। और जो श्रम की पूर्ति वाले हैं, जो श्रमिक अपनी श्रम की सेवा देना चाहते हैं, उनकी पूर्ति बढ़ जाती है। तो ये क्या हुआ? पूर्ति अधिक हो गई और मांग क्या हो गई? कम हो गई। तो इसकी तुलना में श्रम की मजदूरी, क्योंकि श्रम की जब मांग कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा? श्रम की जब पूर्ति मांग से अधिक हो जाती है, जब पूर्ति क्या होती है? जब मांग से अधिक हो जाएगी तो मजदूरी क्या होगी? मजदूरी नीचे आ जाएगी, फिर ये OE पर बैलेंस हो जाएगा। OE पर क्या होगा? श्रम की पूर्ति और मांग क्या हो जाएगा? श्रम की मांग और पूर्ति बराबर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी श्रम की मांग और पूर्ति में, जब भी श्रम और मांग की पूर्ति में डिफरेंस आएगा, कभी श्रम की मांग पूर्ति से अधिक होगी तो पूर्ति मांग से अधिक हो जाएगी, तो फिर जाकर वो दोनों एक पर जाकर बैलेंस हो जाएंगे, जहाँ श्रम की मांग और पूर्ति बराबर हो जाएगी। अगर सपोज करिए श्रम की अगर मजदूरी OW से घट के इधर चला जाएगा तो क्या होगा? मजदूरी कम हो जाने पर श्रम की पूर्ति कम हो जाएगी, श्रम की पूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ से मान लो यहाँ आ जाएगा, श्रम की पूर्ति कम हो जाएगी। जब श्रम की पूर्ति को कम मजदूरी पर श्रमिक काम करना नहीं चाहेंगे, लेकिन मजदूरी कम होने पर श्रम को खरीदने वाले, डिमांड करने वाले बढ़ जाएंगे। डिमांड अधिक हो जाने
फिर डिमांड अधिक हो जाएगा, सप्लाई अधिक हो जाएगा, तो फिर मजदूरी को बढ़ा दिया जाएगा, मजदूरी फिर बढ़कर सब्सिडी को डिमांड होगी, फिर मजदूरी बढ़कर ओई पा जाएगा, अर्थात OW मजदूरी निर्धारित होगा इस सिद्धांत के अनुसार। अर्थात इस सिद्धांत का सार क्या है, सारांश क्या है कि उत्पत्ति के साधनों की जो मजदूरी होगा या जो पारिश्रमिक होगा उसका निर्धारण कैसे होगा, इन साधनों की मांग और पूर्ति के अनुसार निर्धारित होगी। जहां साधन की मांग और पूर्ति बराबर हो जाएगा वहीं उनका पारिश्रमिक निर्धारित हो जाएगा। वर्तमान समय में ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग, जैसे हम देखते हैं डॉक्टर हैं, तो उनकी जो पारिश्रमिक होता है अन्य सेवाओं में जो लगे हुए होते हैं उनकी तुलना में इनकी पारिश्रमिक अधिक होती है। जो स्किल्ड लेबर होते हैं जैसे इंजीनियर हुआ, टेक्नीशियन होता, उनकी पारिश्रमिक अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी सप्लाई कम होती है और इनकी डिमांड अधिक होती है। तो अधिक होने से क्या होता है कि इनकी पारिश्रमिक बढ़ जाएगी। तो वितरण का आधुनिक सिद्धांत यही बताता है कि जिन साधनों की डिमांड अधिक रहेगी उनका पारिश्रमिक अधिक होगा, जिनका डिमांड कम होगा उनकी पारिश्रमिक कम होगा। तो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन एक या दो बार अभी तक पूछा गया है। ये जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो ये आप जो अगर जब भी कभी परीक्षा में पूछा जाता है तो सिंपल तरीका से आप श्रम की मांग वक्र का रेखाचित्र, श्रम की पूर्ति वक्र का रेखाचित्र और तीसरा दोनों मिलाकर श्रम की मांग और पूर्ति को बना देंगे तो ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा और आसानी से आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। कल हम लगान के बारे में पढ़ाएंगे। आज तक इतना है।